इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। आज थोड़ी बातें हमें अपने घर की करनी है। घर का जीवन, परिवार का जीवन अगर शांतिमय और समाधिमय होता है तो फिर पूरा जीवन, बाहर का जीवन, आंतरिक जीवन परम प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है। घर में शांति का निर्माण कैसे हो? अपने यहाँ पर कुल मिलाकर जो गणना होती है दिनों की, उनमें तिथि की गणना है, उसके बाद में वार की गणना है और उसके बाद में तारीख की गणना है। 3 प्रकार की गणनाएं चलती हैं। तिथि की गणना अपने यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण थी भारत के वातावरण में। तिथि के हिसाब से हम हमेशा अपनी दिनचर्या की स्थापना करते थे। हालांकि वर्तमान में प्रायः लोगों को तिथि याद नहीं रहती, क्योंकि तिथि में समस्या है। तिथि में हमेशा कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो उसके लिए पंचांग की ज़रूरत रहती है। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें न पंचांग की ज़रूरत है। हम लगातार बिना पंचांग को देखे बता सकते हैं कि आज वार क्या है और आज तारीख क्या है, क्योंकि वार और तारीखें न तो घटती है न कभी बढ़ती है। वार कितने हैं कुल मिलाकर अपने यहाँ पर? 7 वार। 7 वारों के जो नाम हैं वो ग्रहों पर आधारित है। ग्रह कितने हैं? ग्रह कितने हैं? ग्रह है 9 और वार कितने हैं? ऐसा कैसे? ग्रह 9 वार 7। तो हुआ ऐसा कि जब वारों का आवंटन हो रहा था कि एक एक वार एक एक ग्रह को सौंप देना है, तो सबसे पहले सूरज पहुंचा। तो एक वार, पहला वार सूरज को मिला। रविवार कहें कि सूरजवार कहें, एक ही बात, वो सूर्य के नाम का वार है। चंद्रमा पहुंचा तो चंद्रवार यानी सोमवार। मंगल पहुंचा, मंगलवार। बुध भी पहुंचा, बुधवार। गुरु पहुंचा, गुरुवार। शुक्र पहुंचा, शुक्रवार। शनि पहुंचा, शनिवार। अब 2 ग्रह बाकी रह गए। कौन? राहु और केतु। वो भी पहुंचे। हम भी ग्रह हैं, हम भी गति करते हैं, हम भी लोगों के भविष्य में, भविष्य दर्शन में अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे भी हमको भी वार दिया जाए। राहु कहता है कि मैं पराक्रम वाला ग्रह हूं। राहु जिसकी कुंडली में तेज होता है वह व्यक्ति हमेशा पराक्रमी होता है। और केतु कहता है कि मैं जिसकी कुंडली में 12वें घर में बैठ जाता हूं वह करोड़पति बन जाता है। बात तो सही थी। केतु ने कहा कि मैं मोक्ष का देने वाला भी हूं। अगर केतु जिसकी कुंडली में मजबूत है तो समझना चाहिए कि धर्म क्षेत्र में वह बहुत आगे रहेगा। तो राहु केतु ने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की, हमें भी एक बार दिया जाए। लेकिन प्रकृति ने मना कर दिया। सबको वार दिया जाएगा, लेकिन राहु केतु को वार नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? कहा गया बराबर है, सारी स्थिति तुम्हारी बराबर है, तुम भी ग्रह हो, तुम भी चाल चलते हो, मगर तुम हमेशा उल्टे चलते हो, तुम हमेशा टेढ़े चलते हो। इसलिए जो टेढ़ा चलता है उसे कभी भी वार दिया नहीं जा सकता। ये बात अपने घर में और परिवार के लिए भी समझ लेना। हाँ, जो राहु केतु की तरह हमेशा उल्टे चलते हैं, टेढ़े चलते हैं, जो उल्टे बोलते हैं, टेढ़े बोलते हैं,
जो हमेशा द्वेष निकालने में माहिर रहते हैं, जो हमेशा लड़ाने में तैयार रहते हैं, निश्चित रूप से उनका भी कोई अस्तित्व नहीं होता। घर में और परिवार में भी आप अनुभव करना, किसे पसंद करते हैं, लड़ाकू व्यक्ति को या प्रेम से बात करने वाले व्यक्ति को? ये पहले किसकी बात सुनेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, सबसे पहले लड़ाई करने वाले की बात सुनेंगे। जरूरी है, मुसीबत पैदा करेगा, इसे सुनो और विदा करो। सुनना पड़ता है पहले, नहीं तो ये नई मुसीबत पैदा करेगा। सुनते हैं उसकी बात, मूल्य कोई नहीं देता। सुनते जरूर हैं लेकिन उसे कोई मूल्य नहीं देगा। और कभी भी आपको कहीं जाना पड़े, आपको कभी कोई समिति बनानी पड़े, कोई समिति बना करके आप सोचें कि चलते हैं, अपनी यात्रा पर चलते हैं, उस काम के लिए चलते हैं, तो आप किन व्यक्तियों को साथ में लेंगे? उस व्यक्ति को कभी साथ लेने की कोशिश करेंगे? जो लड़ाकू हो, जो लड़ता हो, उसे साथ लेंगे? नहीं भाई, वो वहीं ठीक है, अपने साथ नहीं, समस्या पैदा करेगा। क्योंकि लड़ाकू आदमी हमेशा जिद्दी होते हैं। राहु और केतु यहां पर सही बात के लिए लड़ने वालों की बात नहीं है, यहां पर व्यर्थ की लड़ाई करने वालों की बात है, उनकी चर्चा है। जो सही बात के लिए लड़ते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, जो शांति के लिए लड़ते हैं, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, जो समाज के अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, उनकी बात दूसरी है। यहां राहु केतु की चर्चा है। राहु केतु को कभी वार नहीं मिलता, भले वो ग्रह है, नवग्रह है। पुराने जमाने में 9 ग्रह थे, अभी बाद में ये प्लूटो, नेपच्यून, हर्षल इत्यादि नए नए ग्रह आए हैं, लेकिन जिस वक्त में वारों का बंटवारा हुआ उस वक्त में ये ग्रह नहीं थे। राहु केतु को वार नहीं मिला। हमें अगर अपने स्वयं के अस्तित्व का निर्वाह करना है और परम शांति के साथ में अपना जीवन जीना है, तो जिंदगी में कभी राहु मत बनना, जिंदगी में कभी केतु मत बनना। आपको मालूम है, राहु और केतु सदा सदा उल्टी चाल ही चलते हैं। सूर्य चंद्र हमेशा सीधी चाल चलते हैं, वो कभी उल्टे नहीं चलते। जो ज्योतिष जानते हैं उन्हें पता होगा। और राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। मेष के बाद में वो वृषभ में नहीं आएंगे, मेष के बाद में वो मीन में आएंगे, मीन के बाद में वो कुंभ में आएंगे, उल्टे चलेंगे। 12वीं राशि से 11वीं राशि, 11वीं राशि से 10वीं राशि। 7 वार है एक सप्ताह में, और 7 वार लगातार रिपीट होते हैं। शनिवार के बाद में रविवार, रविवार के बाद में सोमवार, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहता है। वार 7 है, लेकिन 7 ही वार नहीं है, एक और वार है जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। और वो वार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो नजर नहीं आता। वो 8वां वार। उस 8वें वार का नाम है परिवार। परिवार, रविवार, सोमवार, ऐसे ही परिवार, ये 8वां वार, जिसमें हम जीते हैं, जहां हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, और निश्चय की दृष्टि से हर व्यक्ति अकेला है। व्यवहार की दृष्टि से वह हमेशा साथ जीता है। चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे गृहस्थ हो, श्रावक हो, श्राविका हो, हमेशा समूह में जीता है, परिवार के साथ में जीता है, अकेला नहीं है। संसार में हमेशा सहयोगी चाहिए, संसार में हमेशा साथी चाहिए। संसार में हमेशा व्यक्ति साथी ढूंढने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। परिवार में व्यक्ति जीता है, अकेला नहीं जीता। 8वां वार परिवार है, और वो परिवार अगर 8वां वार यदि शांत है तो 7 ही वार शांत है। 8वां वार परिवार अगर शांत है, यानी परिवार में अगर शांति है, समाधि है, परिवार में अगर मेल मिलाप है, और वो परिवार जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती है,
परिवार उसे कहा जाता है जहां वृद्ध भी निवास करते हैं, जहां युवा भी रहते हैं और जहां बचपन भी रहता है। बच्चे जहां अपना बचपन की अटखेलियां करते हैं और जहां युवा अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और जहां वृद्ध अपने अनुभवों को प्रकट करते हैं। 3 पीढ़ियां एक साथ, वो परिवार। हालांकि वर्तमान में तो परिवार की व्याख्या थोड़ी सी बदल गई। अन्य शहरों में आप देखो तो परिवार की व्याख्या ही बदल गई। अपने यहाँ पर तो फिर भी आज भी लोग नजर आते हैं, एक घर में वृद्ध भी, युवा भी और बच्चे भी। अन्यथा शहरों में जाओ तो वहाँ पर नजर नहीं आते, वहाँ केवल युवा और बच्चे ही नजर आते हैं। परिवार की व्याख्या बदल गई। पूछा गया कैसा है तेरा परिवार, तो परिवार का मतलब हुआ खुद और खुद के बच्चे, बस वही परिवार की गणना में आते हैं। पिताजी किस में आएंगे, दादाजी किस में आएंगे, वो परिवार की गणना में नहीं आता। परिवार में अगर शांति है, समाधि है, तो जीवन में समाधि है तो समाज में समाधि है। परिवार में समाधि है तो वो व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो उसे परमात्मा के दर्शन होते हैं, प्रफुल्लता के साथ में वो परमात्मा के दर्शन करता है। लेकिन अगर परिवार में अशांति है, वो कहीं पर भी जाएगा उसका चेहरा सदा सदा उदास और उतरा हुआ रहेगा। आज परिवार के उन 2 महत्वपूर्ण संबंधों की व्याख्या करनी है। भाई भाई का संबंध कैसा हो, भाई भाई का व्यवहार कैसा हो, कैसे हो हमारे घर में राम और लक्ष्मण सा प्यार। जब रामायण की कथा सुनते हैं, 2 कथाएं भारत की संस्कृति के बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। नंबर 1 रामायण, नंबर 2 महाभारत। दोनों ही परिवार की कथाएं हैं। रामायण भी एक परिवार की कथा है और महाभारत भी एक ही परिवार की कथा है। और दोनों में भाइयों का जो व्यवहार है वह देखने जैसा है। एक रामायण है जहां पर जब वनवास मिला राम को, वनवास मिला था भगवान राम को, लक्ष्मण को नहीं, भरत को नहीं, शत्रुघ्न को नहीं और किसी को नहीं। वनवास किसको मिला? राम को मिला। 14 साल का वनवास करना पड़ा, देना पड़ा, पिताजी की मजबूरी थी। वनवास मिला और जब राम जाने लगे, लक्ष्मण को वनवास मिला था लेकिन लक्ष्मण साथ गया, लक्ष्मण साथ गया। और राम के साथ में लक्ष्मण गया, इसमें लक्ष्मण का जितना प्रेम नजर आता है उससे भी कई गुना ज़्यादा लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उसका त्याग नजर आता है। अगर उर्मिला रोक देती तो लक्ष्मण जा पाते, लेकिन उर्मिला की भावना, मैं स्वाभाविक रूप से जितना भी यहां पर दुख होगा मैं सहन कर लूंगी, तुम्हारे बिना भी मैं जी लूंगी, लेकिन भाई की सेवा, भाई के साथ रहना, यह तुम्हारा पहला कर्तव्य है। क्या वो अद्भुत नारी रही होगी, क्या अद्भुत वो विचार रहे होंगे। और ध्यान रहे, पारिवारिक प्रेम त्याग से पनपता है, त्याग से बढ़ता है। हमारी समस्या यह है कि वर्तमान में परिवार को भी हम एक चश्मे से देखते हैं, सारे संबंधों को हम एक चश्मे से देखते हैं और उस चश्मे का नाम है स्वार्थ। समस्त संबंधों को हम स्वार्थ के चश्मे से टटोलते हैं। पिता के साथ जब बात करते हैं तब भी स्वार्थ का चश्मा लगा करके बात करते हैं। अपने बड़े भाई के साथ वार्तालाप करते हैं, उपकारी अपने माता पिता के साथ वार्तालाप करते हैं। जिनका उपकार जीवन पर है उनके साथ में भी जब मैं बात करता हूं तो स्वार्थ का चश्मा लगा करके बात करता हूं। और इससे ज्यादा
विकृति समाज की और क्या होगी। और इस कारण से संबंधों में वो जो मिठास मिलनी चाहिए थी, संबंधों में जो माधुर्य मिलता है कि एक व्यक्ति जब अपनी नज़रों से अपने पिता को देखता है, एक व्यक्ति अपनी नज़रों से अपने भाई को देखता है, बड़े भाई को देखता है, तो हृदय में जो विनय का संचार होना चाहिए था, बड़ा भाई जब छोटे भाई की ऐसे नजरें मिलाता है, जो वात्सल्य का झरना बहना चाहिए था, वो आज कहां बहता है। हृदय जैसे सूख गया है, हृदय का सावन सूख गया है। वो राम और लक्ष्मण की जोड़ी कभी कभी मन में आता है कि लक्ष्मण तो साथ गया, भरत क्यों नहीं गया। अगर भरत भी तो भाई था, उसके हृदय में भी तो प्रेम होना चाहिए था, तो प्रेम भरत का भी कोई कम नहीं था। लक्ष्मण साथ गया था, सेवा में साथ में गया था, मैं उठा लूंगा सारे जंगल के कष्ट, मगर भाई के साथ में रहूंगा, भाभी के साथ में रहूंगा। लेकिन भरत का त्याग भी तो उतना ही है। भले राजगद्दी उसे मिली, राज्य का संचालन भरत ने किया, करना पड़ा, मजबूरी थी, राम का आदेश था, लेकिन सिंहासन पर कभी भी वो स्वयं नहीं बैठा, एक पल के लिए भी सिंहासन नहीं बैठा। सिंहासन पर किसे बिठाया? भगवान राम की चरण पादुकाओं को बिठाया और स्वयं राम के प्रतिनिधि बनकर, राम का प्रतिनिधि बनकर राज्य का संचालन किया, राम के नाम से संचालन किया। वो भाई भाई का प्रेम है। अपने यहां पर एक कहावत है, भाई जैसा सैन नहीं और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।